Hello, welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the next important discussion in the module 5 of synchronous machine. And the name of the topic which we are going to discuss today is equivalent circuit of cylindrical rotor alternator. Before this we have seen the effects of armature reaction, that how the armature reaction nature will change according to the power factor of the load. All these things we have discussed in the previous lectures, and now we will discuss about the equivalent circuit. The most important topic in each and every machine is the equivalent circuit, because from that particular particular topic, you will be able to estimate the values of the different parameters. Actually, in this particular case, whenever we will discuss about the generated values of the voltages, terminal voltages, armature current, synchronous impedances, all these things will give us the value of the voltages at different points in that particular equivalent circuit. So let's discuss अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट की, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन, उसके बाद अपन उसका आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. देखिए भाई, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट होने वाला है इस टाइप से. ठीक है, यहां पे आएगा आपके पास आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस. दिस इज द resistance, this is leakage reactance, and here will be terminal voltage. इस टाइप से. ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिखाई जाएगी that will be what, that will be EF at an angle del, that will be what, this will be nothing but EF at an angle del. ये वाली वोल्टेज होगी. ये जो रिएक्टेंस होगा that will be called as a armature reaction reactance XAR. ये जो रेजिस्टेंस होगा that will be armature resistance RA. ये जो रिएक्टेंस होगा that will be what, लीकेज रिएक्टेंस XL, J टाइम्स ऑफ XL. इस टाइप से. और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी टर्मिनल पे, जनरेटर के टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी that will be VT at an angle 0. इस टाइप से. ठीक है, तो देखिए ये वाला जो टर्मिनल होगा आई विल कॉल इट इज इनपुट टर्मिनल. आई विल कॉल इट इज व्हाट, इनपुट टर्मिनल. तो यहाँ से पावर वहाँ पे फ्लो होने वाली है. दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनपुट टर्मिनल. और ये जो टर्मिनल होगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आउटपुट टर्मिनल. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट दी आउटपुट टर्मिनल. चाहे तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, आउटपुट टर्मिनल. दिस इज द इनपुट साइड, इनपुट टर्मिनल. ठीक है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, करंट का डायरेक्शन होगा आपके पास इस टाइप से. एंड दिस करंट विल बी व्हाट, दिस विल बी आर्मेचर करंट IA. ठीक है, यहाँ पे जो EMF आएगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी दी AR, वोल्टेज जनरेटेड. ठीक है, बिहाइंड द लीकेज रिएक्टेंस ऐसा तुम बोल सकते हो उसको, या लीकेज इम्पिडेंस तुम ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टर्म्स है. EF है आपके पास, XAR है, RA है, XAL है, VT है, ER है, इसका एंगल डेल है. तो इन सभी के बारे में अपन को पता होना बहुत जरूरी है. और ये जो फिगर होगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर. क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस विल बी इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिलेंड्रिकल. तो ये का आपके पास सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर. सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर. ठीक है, इसमें हर एक टर्म का मीनिंग होगा, जो पहले मैं लिख के देता हूँ आपको कि इसमें हर एक टर्म का मीनिंग क्या है. ठीक है, देखिए आपके पास जो टर्म्स है, सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्मेचर करंट के बारे में. किसके बारे में, आर्मेचर करंट. उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज VT. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा एक्साइटेशन EMF. उसके बाद मैं बात करूँगा ER के बारे में. उसके बाद RA, XL, XAR और डेल. इन सभी की मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है अपन को. अच्छे से पता होना चाहिए कि हर एक का मतलब क्या है एक्चुअली. ठीक है,
इस टाइप से। अब अपन जब भी कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर के लिए रहे, चाहे आपके पास इंडक्शन मोटर के लिए है, इंडक्शन जनरेटर के लिए रहे, या सिंक्रोनस मोटर के लिए रहे, सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, तो एक बात अपन को बहुत अच्छे से पता है, जितना बार मैंने पढ़ा है आपको उसमें से, तो मैंने इस बात को तो बहुत बार रिपीट किया भी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर रहा हूँ। जब भी अपन किसी भी मशीन का जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं ना, तो उस इक्विवेलेंट सर्किट को अपन ड्रॉ करते हैं पर फेज बेसिस पे। कहाँ पे? पर फेज बेसिस पे। अब ये जो बात चल रही है, सपोज अगर मैं 3 फेज की भी बात करूंगा, इवन ये सिंगल फेज के लिए भी यही रहेगा और 3 फेज के लिए भी यही रहेगा। 3 फेज के इसके लिए, क्योंकि 3 फेज सिस्टम को अपन क्या कंसिडर करेंगे, जो आपके पास जो 3 फेज जनरेटर होगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ बैलेंस्ड वन, दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट? बैलेंस्ड। उसको अपन बैलेंस्ड कंसिडर करेंगे, तो जो एक फेज में एनालिसिस आने वाली है वही सेम एनालिसिस आपका सेकंड फेज के लिए होगा, फिर सेकंड फेज के लिए हो गया, और वही एनालिसिस आपकी थर्ड फेज के लिए होगी। मतलब क्या, तीनों फेजेस के लिए आपके पास सेम एनालिसिस आने वाली है, तो अपन कंसिडर करेंगे कि एक ही फेज के ऊपर अपन पूरा का पूरा एनालिसिस वहाँ पे करने वाले हैं उसका। तो ये सेम एनालिसिस मैं यहाँ पे पर फेज बेसिस पे करने वाला हूँ फॉर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर के लिए। और यहाँ पे जितने भी वैल्यूज मैंने यूज किए ना, सारे के सारे आरएमएस फेज वैल्यूज होते हैं। कौन से वैल्यूज होते हैं? आरएमएस फेजर वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो आई ए का जो वैल्यू होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी नथिंग बट द आर्मेचर करंट पर फेज। क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट आर्मेचर करंट पर फेज, उसको तुम ऐसा बोलोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर करंट बनेंगे आपके पास, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी नथिंग बट आर्मेचर करंट पर फेज, दिस विल बी व्हाट? आर्मेचर करंट पर फेज। आप चाहे तो लिख सकते हो उसको अपने कॉपी में, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर दिया लिखना, आर्मेचर करंट पर फेज। ठीक है। वीटी जो होगा आपके पास, दिस विल बी टर्मिनल वोल्टेज पर फेज, दिस विल बी व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज पर फेज। पर फेज आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आइए, दिस इज आरएमएस वैल्यू, दिस ऑल आर द व्हाट? आरएमएस वैल्यूज। इसका आरएमएस वैल्यू, इसका नहीं होता ऐसा आरएमएस वगैरह, सिग्नल की होती है, ठीक है। ईएफ इज व्हाट? दिस इज एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटेशन ईएमएफ पर फेज, एक्साइटेशन ईएमएफ पर फेज। दिस इज व्हाट? देखिए ये कहा कि वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज बिहाइंड, ये वाला जो इंपेडेंस है ना उसके पीछे, ये वाला जो इंपेडेंस होगा ना इसके पीछे की वोल्टेज इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज बिहाइंड द लीकेज इंपेडेंस। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। क्या? वोल्टेज बिहाइंड लीकेज इंपेडेंस, वोल्टेज बिहाइंड द लीकेज इंपेडेंस। दिस इज व्हाट? आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज। क्या होगा ये? आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज। This is what? This is nothing but leakage reactance per phase, leakage reactance पर फेज। XAR को क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज। क्या बोल रहा हूँ मैं? आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज, या फिक्टिशियस रिएक्टेंस बोल सकते हो आप उसको। मैं बताऊंगा ये ऐसा क्यों लिया मैंने उसको। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस पर फेज, या आप चाहे तो उसको क्या लिख सकते हो? फिक्टिशियस रिएक्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। फिक्टिशियस रिएक्टेंस, फिक्टिशियस रिएक्टेंस पर फेज। ठीक है। उसके बाद ये रहेगा आपके पास, जो डेल होगा उसको तुम बोलोगे लोड एंगल, या आप उसको कह सकते हो पावर एंगल, पावर एंगल, या आप उसको कह सकते हो क्या? टॉर्क एंगल। क्या कह सकते हो? टॉर्क एंगल,
ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ डेल, इस टाइप से। तो देखिए ये पूरी की पूरी जो मतलब इक्विवेलेंट सर्किट में जितने वैल्यूज थे, जितने पैरामीटर्स थे, सारे के सारे पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिक्टेट करके आपको बता दिया है। अब इसमें हर एक पैरामीटर का मैं मतलब बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने जो XAR जो लिखा है ना, ये वाला, ये थोड़ा मैं ना मतलब कि जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। बट इसके पहले के लेक्चर मैंने जो समझाया था उसमें क्या बताया था मैंने, आई डिस्कस एवरीथिंग अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसमें किस टाइप से होता है, इसके बारे में मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था तब मैं आपको उसके बारे में बताया था। तो देखिए क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होगा, देखिए आपके पास जब आप सप्लाई दोगे, मतलब जब आपका स्टेटर का फ्लक्स आएगा, आर्मेचर फ्लक्स आएगा, और क्या आएगा, रोटर का फ्लक्स आ जाएगा। मतलब क्या, जब मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स जब दोनों फ्लक्स जब आपके एयर गैप में आएंगे तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा ना, वो रिजल्टेंट फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो सकता है तो कम होगा, हो सकता है तो ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा आपके पास जो लोड होगा उस टाइम पे, उस लोड का पावर फैक्टर किस टाइप से, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। जैसे कि अगर सपोज आपके पास जो लोड है, अगर लोड का पावर फैक्टर अगर सपोज यूनिटी है, तो नेचर ऑफ दी आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आपके पास ये होने वाला है आर्मेचर रिएक्शन। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर इट इज गोइंग टू बी डीमैग्नेटाइजिंग, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर इट विल बी मैग्नेटाइजिंग। तो ये सब बातें अपन उसमें देखे थे। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो मेन फ्लक्स होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स विल गेट डिस्टॉर्टेड, इट विल गेट व्हाट, रिड्यूस्ड। तो मेन फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से वो जो फ्लक्स लिंकेज होता था, मतलब वो जो फ्लक्स था उसका जो रिडक्शन था, उस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग कुछ तो डेफिनेटली इंडक्टेंस आने वाला होगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि उस फ्लक्स की वजह से जो भी कुछ वोल्टेज आता है, क्योंकि फ्लक्स इज अल्टीमेटली व्हाट, d∅dt आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आने वाला है। ठीक है, उस फ्लक्स की वजह से जो भी कुछ वोल्टेज आता तो वो वाला वोल्टेज होता, तो वो वोल्टेज कहाँ पे चला गया, तो वो जो वोल्टेज था ना, उस वोल्टेज को मैंने बोल सकता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इतना वोल्टेज कम हो गया मेरे सर्किट में, इतना वोल्टेज कम आ गया, क्योंकि जो आपके पास जो फ्लक्स था, ओवरऑल जो रिजल्टेंट फ्लक्स था एयर गैप में, दैट फ्लक्स हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ड्यू टू रिडक्शन इन दैट फ्लक्स, द वोल्टेज व्हिच वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस रिडक्शन इन वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कंपेंसेटेड बाय दैट व्हाट, XAR। तो मैं कह सकता हूँ कि दैट वोल्टेज होगा ना, वो जो वोल्टेज होगी ना, वो वोल्टेज कहाँ से दिखाओगे तुम, कि तुम बताओगे भाई उसमें इतनी एक्स्ट्रा वोल्टेज आ सकती थी, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से उसमें इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, उसको मैंने बोला क्या, उसको मैं बोलूंगा XAR मल्टीप्लाई बाय IA। आर्मेचर रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर्मेचर करंट, एक्चुअली आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द व्हाट, वोल्टेज कंपोनेंट ऑफ द व्हाट, आर्मेचर रिएक्शन। उसको मैं बोलूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी उसको मैं बोलूंगा आर्मेचर रिएक्शन EMF पर फेज एक्चुअली। ठीक है, EAR उसके नाम से इंडिकेट कराऊंगा मैं उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली उसमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो भी चीजें आ रही है कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें जो XAR है ना, उसमें बच्चे डेफिनेटली गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता बेचारों को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँ बेटा, तो KVL अप्लाई करने के बाद क्या होगा मेरे पास, मैं तो उसके बारे में सबसे पहले बता कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास ये जो ER जो आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द वोल्टेज बिहाइंड द लीकेज इंपीडेंस। अब देखिए ये वाला जो दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है और एक लीकेज रिएक्टेंस है, उनको करस्पॉन्डिंग जो इंपीडेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, लीकेज इंपीडेंस होगा। ठीक है, और इसको इन सभी को मिला के जो बनेगा उसको क्या बोलना है मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसको मैं एक नाम दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से एक बात पता चलेगी आपको। लेकिन अगर ER के बारे में अगर बताऊं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, ER कहाँ से आ रही है, दिस इज व्हाट ER। तो इस ER के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो टोटल जो आपके पास जनरेटर में जो EMF आएगी ना, दैट EMF विल कम बिकॉज ऑफ द टू कंपोनेंट्स, that will come because of the what, two components, or I can call it as what, voltage generated in the EMF in the alternator will comprises of the two different components or the summation of those two component। एक होगा आपके पास आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आएगा, और जो दूसरा होगा EF एट एन एंगल डेल, उसकी वजह से आने वाला है। ठीक है, ऐसा उसकी वजह से आएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि सपोज अगर मैं इसमें जब उसका एनालिसिस करूंगा तो उसमें अगर मैं KVL अप्लाई करूँ इस सर्किट में, तो KVL अप्लाई करने के बाद देखिए मुझे हर एक टर्म का वैल्यू पता चलेगा, किसका वैल्यू कितना आने वाला है, किसका कितना आने वाला है। सो अप्लाई कीजिएगा KVL यहाँ पे। तो बेटा जब मैं इसमें KVL अप्लाई करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मैं इसमें KVL अप्लाई करूंगा, KVL अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ KVL अप्लाई करने के बाद देखिए आप इधर देखिएगा, सो अप्लाइंग KVL इन द अबव इक्विवेलेंट सर्किट, applying KVL in equivalent circuit। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी EF एट एन एंगल डेल माइनस IA मल्टीप्लाई बाय RA। ठीक है, IA मल्टीप्लाई बाय RA, या ठीक है मैं उसमें जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ, J टाइम्स ऑफ हाँ XAR
माइनस आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए माइनस j टाइम्स ऑफ आई ए मल्टीप्लाई बाय एक्स एल माइनस वी टी एट एन एंगल 0 इज इक्वल्स टू वॉट 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ई एफ का वैल्यू पता करूँ तो देखिए ई एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई एफ एट एन एंगल डेल दिस विल बी इक्वल्स टू वी टी एट एन एंगल 0 प्लस आई ए आर ए प्लस j टाइम्स ऑफ आई ए प्लस वॉट j टाइम्स ऑफ आई ए एंड दिस इज आर ए प्लस वॉट j टाइम्स आर ए, ये प्लस j टाइम कहाँ आ गया, डायरेक्टली नहीं, ये आ गया एक्स ए प्लस j टाइम्स ऑफ एक्स ए आर प्लस वॉट एक्स एल, स्टेप से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एक्साइटेशन ए में परफेक्ट स्टेप से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या जा रहा है, वी टी एट एन एंगल 0 प्लस वॉट आई ए आर ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो देखिए इसको तुम कैसे लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज वी टी एट एन एंगल 0 मतलब ओनली वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस वॉट j टाइम्स ऑफ आई ए एक्स ए आर प्लस वॉट एक्स एल। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, कैसे कैसे, एक कंपोनेंट होगा आपके पास मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और दूसरा होगा आपके पास क्या रहेगा, फेज कंपोनेंट, और मैं कह सकता हूँ उसको क्या, एंगल वाला जो पार्ट आएगा डेट विल बी पोलर फॉर्म में, उस एक्चुअली फिलहाल तो अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में पता चल रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर से आप उसको पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो और ई एफ और डेल दोनों की वैल्यू पता कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ कैन आल्सो बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली इसके लिए कि जो अपन देखने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो ई आर जो आएगा ना बेसिकली आपके पास, इसके पहले मैंने बोला था कि ई आर विल कॉम्प्राइजेस ऑफ द टू डिफरेंट वोल्टेज कंपोनेंट्स। क्या बोला मैं, जो ई आर आएगा आपके पास, ई आर विल कम बिकॉज ऑफ व्हाट, टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ई आर विल बी इक्वल्स टू दिस इज व्हाट ई एफ प्लस व्हाट ई ए आर। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आपके पास जो रिजल्टेंट एएमएफ जो आता है वो मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज जनरेटेड या वोल्टेज बैंड द लीकेज इंपेडेंस जो होगा ना ई आर, that will comprises of the what two excitation EMF, or I can call it as what two EMF actually, not excitation। एक जो होगा this will because of what, this will come because of the excitation EMF per phase, and this will be what, this armature, this EAR is the voltage generated due to the armature reaction। this is what voltage generated due to the armature reaction reactance you can say, क्योंकि वो जो आपके पास वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना XAR, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना that will be armature reaction वोल्टेज यू कैन से। तो देखिए मैं अगर ई आर की वैल्यू बता दूं तो ई आर का जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट j टाइम्स ऑफ आई ए मल्टीप्लाई बाय व्हाट एक्स ए आर, और मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज पर फेज, आर्मेचर रिएक्शन ईएमएफ पर फेज यू कैन से, और आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज पर फेज यू कैन से। सो दिस विल बिकम नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज पर फेज। ठीक है, इस टाइप से। और आपको अभी पता चलना चाहिए कि ई आर कैसे फाइंड करने वाले हो आप। ठीक है, ई आर कैसे फाइंड करोगे, ई आर अगर आप वहाँ से अगर केवीएल अप्लाई करोगे उस सर्किट में, इधर आइएगा, अगर आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे तो बेटा इसमें कैसा आएगा, ई एफ डेल, और इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, ई आर आएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो वोल्टेज आएगी एक्स ए आर, एक कैसे वोल्टेज होने वाली है, इसका ड्रॉप माइनस दिस वन आएगा, माइनस आएगा ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली केवीएल अप्लाई करें तो ई आर आएगा वहाँ पे, जो आएगा सो आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे। लेकिन इसका जो नेचर होगा आर्मेचर रिएक्शन का, वो कैसा होगा, अपोजिंग नेचर होगा, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज को कम करने का काम कर रही है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन में इसके पहले बोला कि जब मैंने एक्स ए आर को आपको जब क्यों लिया, जब उसके बारे में समझा, उस टाइम पे मैंने बोला कि आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगी, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा आपके पास, जो रिजल्टेंट फ्लक्स आने वाला है तो उसको कम करने का भी काम कर सकती है, हो सकता है उसको ज्यादा करने का भी काम करेगी। तो उसका जो पार्ट होगा ना आपके पास ई आर को डिपेंड करेगा कि उसमें करंट का नेचर किस टाइप से उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि करंट कैसे पता चलेगी आपके पास, लोड का पावर फैक्टर कैसे उसके अकॉर्डिंग पता चलने वाली है। तो इसका जो भी कुछ वैल्यू होगा ई आर का, और दैट विल बी एडिशन ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, दिस विल गिव अस व्हाट ई आर। ये डेफिनेटली रिड्यूस होगा, मतलब माइनस ही होगा ना, क्योंकि दिस माइनस दिस विल गिव अस ई आर। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इतनी बात आपको पता चल गई है तो देखिए बेटा मैं इसमें और थोड़ी सी कोई बात कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होने वाला है कि एक्स ए आर और एक्स एल, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इन दोनों की वजह से आपके पास जो ईएमएफ आएगा, सॉरी जो रिएक्टेंस आएगा टोटल, दैट विल बी व्हाट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। एक्स एस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एक्स एल प्लस व्हाट एक्स ए आर, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। जो टोटल रिएक्टेंस जो आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट में, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको तुम लिख दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस
reactance. This is the total reactance in the equivalent circuit of the alternator. This is what? This is the total reactance in the equivalent circuit of the alternator. समझ में आ रही बात? और आपके पास ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस जो आएगा ये वाला, इन दोनों को कंप्रेस करके जो इंपेडेंस का पार्ट आएगा उसको बोला जाएगा लीकेज इंपेडेंस. उसको तुम क्या बोलोगे? लीकेज इंपेडेंस. ठीक है. तो जब मैं बात करूंगा किसकी ZL की, तो ZL इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द लीकेज इंपेडेंस. ZL का मतलब लोड इंपेडेंस ऐसा मत कंसिडर करनी, चाहे तुम इसको लिख भी देता हो. Z लीकेज, क्या Z लीकेज, दिस इज इक्वल्स टू RA plus J times of what? XL. ठीक है. तो this is nothing but what? This is nothing but the leakage impedance. This is nothing but what? This is the leakage impedance. ये आपके पास लीकेज इंपेडेंस होने वाला बेटा. ठीक है, इस टाइप से. ठीक है. अब ये जो वोल्टेज होगा आपके पास, नहीं लीकेज इंपेडेंस नहीं, सिर्फ लीकेज इंपेडेंस, नॉट वोल्टेज. ठीक है, ये रहेगा आपके पास क्या? लीकेज इंपेडेंस. ठीक है. अब जो टोटल इंपेडेंस आएगा आपके पास, क्या बोल रहा हूं मैं, जो टोटल इंपेडेंस आएगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन में, ये जो आपके पास अल्टरनेटर है उसमें, दिस टोटल लीकेज इंपेडेंस, दिस टोटल इंपेडेंस एक्चुअली दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? RA प्लस J टाइम्स ऑफ XL प्लस XAR प्लस XL. This will be what? This total impedance ZT will be equals to what? ZS. This will be equals to RA plus J times of XAR plus what? XL. And this is called as what? Synchronous impedance. This is called as what? A synchronous impedance. समझ में आ रही बेटा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? This is nothing but the synchronous impedance. तो आपको पता रहा है कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली? क्या रहे आपका? पता रहना चाहिए आपको कि दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट ZT विच इज इक्वल्स टू व्हाट? ZS. तो इसको तुम क्या बोलते हो? सिंक्रोनस इंपेडेंस बोलते हो. ठीक है, तो मैंने इसको सिंक्रोनस इंपेडेंस नाम दे दिया है. तो सिंक्रोनस इंपेडेंस आ गया आपके पास, लीकेज इंपेडेंस आ गया, लीकेज रिएक्टेंस आ गया, सब कुछ. उसके बाद सिंक्रोनस रिएक्टेंस आ गया. तो अगर मैं उस इक्विवेलेंट सर्किट को अगर थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में बताऊं कि जिसमें सिर्फ मुझे रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दिखाना होगा, इसके आगे मैं जो भी कुछ दिखाऊंगा ना डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस में दिखाऊंगा एक्चुअली अभी, या जो इंपेडेंस दिखाऊंगा दैट विल बी शोन इन दिस वे. Z टोटल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ZS. दैट विल बी इक्वल्स टू RA प्लस व्हाट? J टाइम्स ऑफ XS. इस टाइम से दिखाऊंगा. क्या दिखाऊंगा? J टाइम्स ऑफ XS. और आपको पता रहे कि XS इज इक्वल्स टू व्हाट? XS इज इक्वल्स टू XAR प्लस व्हाट? XL. इस टाइप से होने वाला बेटा. बिल्कुल सही है. तो आपको ये पता होना चाहिए. तो ये सब लिखने के बाद जो आपके पास जो एक्चुअल जो इक्विवेलेंट सर्किट है, उस इक्विवेलेंट सर्किट में डायरेक्ट जो टर्म्स लिखे जाएंगे इसके बाद, वो कैसे लिखे जाएंगे? देखिए आपके पास ये है, आपके पास EF एट एन एंगल डेल. दिस इज द resistance of the armature. This is the reactance of the armature, and not a reactance of armature. This is the total synchronous reactance directly. एंड यहाँ पे जो VT को मैं डायरेक्टली, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर लोड वगैरह होगा तो लोड दिखा देगी, जब VT होगा तो VT दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ लोड टर्मिनल. ठीक है, हो सकता है कि उसको तुमने इन्फिनिट बस पे लगा दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना है. यहाँ पे आएगा आपके पास क्या? VT आएगा. क्या आएगा? VT आएगा. दिस विल बी व्हाट? दिस इज नथिंग बट J टाइम्स ऑफ XS. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट आर्मेचर रेजिस्टेंस RA. दिस इज व्हाट? दिस इज द EF एट एन एंगल डेल. इस टाइप से. तो आपके पास अभी जो भी कुछ इंपेडेंस आएगा डायरेक्टली दैट विल बी व्हाट? दिस विल बी नथिंग बट द सिंक्रोनस इंपेडेंस. दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द सिंक्रोनस इंपेडेंस. दिस इज व्हाट? ZS. तो देखिए आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट हो गया कि नहीं छोटा सा. ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको ZS से भी दिखा सकते हो. यहाँ पे अगर ZS दिखा दिया, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द लोड. ठीक है, और आपके पास जो आर्मेचर की जो करंट होगी आपके पास, दिस करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? आर्मेचर करंट IA. दिस इज नथिंग बट व्हाट? आर्मेचर करंट IA. तो इस टाइप से फ्लो होने वाले आपके पास करंट. सेम सर्किट है, बस उसका एनालिसिस इस टाइप से होने वाला है. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर सपोज मैं उसके डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस की बात करूंगा, ये जो एक्चुअली मैंने एक्सप्रेशन लिखा है किसके लिए? जब IA का वैल्यू नॉन जीरो, तब IA का वैल्यू कैसा? नॉन जीरो तब के लिए. सपोज अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात कर लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? नो लोड कंडीशन की बात करूँ, तो नो लोड कंडीशन पे देखिए बेटा क्या आने वाला है. जब मैं नो लोड कंडीशन की बात करूंगा तो उस टाइम पे आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा? 0 एम्पियर हो जाएगा एट नो लोड पे. अगर सपोज एट नो लोड पे आपके पास आर्मेचर करंट 0 एम्पियर हो जाएगी, तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे जो उसका एक्सप्रेशन जो आएगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट नो लोड आर्मेचर करंट विल बी व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर. अगर ये 0 एम्पियर है तो देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो EF एट एन एंगल डेल विल बी इक्वल्स टू VT एट एन एंगल 0 प्लस आर्मेचर करंट 0 मतलब ये 0, ये भी 0. सो दिस इज 0 प्लस व्हाट? J टाइम्स ऑफ 0. तो आपके पास अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड अगर बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ EF विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ VT
इसका मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या, जो टर्मिनल वोल्टेज और एक्साइटेशन ईएमएफ होगा एट नो लोड, दोनों का बेटा वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। तो आपका बता रहा है कि एट नो लोड पे द एक्साइटेशन ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज बोथ आर गोइंग टू बी सेम इन केस ऑफ द नो लोड कंडीशन। तो नो लोड पे आर्मेचर करंट अगर जीरो है तो ऑब्वियस है कि आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको, ईएफ इक्वल्स टू वीटी, क्योंकि ये सब टर्म्स आपको इसके आगे लगने वाले, जब मैं आपके पास जो भी कुछ इसके बारे में जो डिस्कस करूंगा उस टाइम पे अपन को लगेंगे। सपोज उस टाइम पे एक और बात आने वाली है, देखिए क्या बात आ सकती है उसमें। उस टाइम पे ई आर का वैल्यू कैसा होगा, ई आर इज वॉट बेसिकली, ई आर इज नथिंग बट द इम्पिडेंस बिहाइंड द वॉट, सॉरी वोल्टेज बिहाइंड द लीकेज इम्पिडेंस। अब लीकेज इम्पिडेंस है नहीं तो उसके पीछे की वोल्टेज कैसे बताओगे आप, उसको कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। वी टी जो वोल्टेज आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू ई आर, ठीक है, उसी के इसमें आ जाएगा ना वी टी मतलब क्या, ई एफ इज इक्वल्स टू ई आर, इस टाइम पे ऐसे बताओ देखो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए एक्चुअली, किसका मतलब क्या है, किस टाइप से होने वाला है। तो ये जब भी कुछ डिस्कशन चलेगा, क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको फेजर डायग्राम उसका ड्रॉ करके बताऊंगा तो उस फेजर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ डिस्कशन होगा उस टाइम पे आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें कि लगेगी। इसके बाद आप जब इवन एग्जाम में भी इसके रिलेवेंट क्वेश्चन आते रहते हैं कि फेजर डायग्राम डायरेक्टली उसको आपके ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, उस फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे देगा। एट नो लोड सो एंड सो पावर फैक्टर की बात कर रहा है, तो क्योंकि इन सब चीज़ों को जब मैं एक फेजर डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूंगा उस टाइम पे देखना कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगे। तो उस टाइम पे आपको एक पता चलेगा कि किसका वैल्यू कितना दिया, किसका पावर फैक्टर किस टाइप से, ये सब चीज़ अगर वहाँ पे पता होगी तो बहुत अच्छे से आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे भाई फेजर डायग्राम्स ऑफ synchronous alternator equivalent circuit sorry phasor diagrams of the cylindrical rotor alternator at different power factors। और इक्विवेलेंट सर्किट में ही उसका एक्चुअली जो इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स होते हैं उनको ही आप तो फेजर डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करके बताते हो, ठीक है। वैसे तो आप उसका इन्फॉर्मेशन लेते हो और वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर्स के लिए उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो। सेम चीज मैं इसका वहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, किसके लिए, डिफरेंट पावर फैक्टर्स के लिए। तो बात करते हैं अभी अपन फेजर डायग्राम्स ऑफ दी सिंक्रोनस अल्टरनेटर एट डिफरेंट पावर फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। हेडिंग डालिएगा क्या, फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर एट व्हाट, यूनिटी पावर फैक्टर। इस टाइप से, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आई ए इज इक्वल्स टू नॉन जीरो बट फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर की बात चल रही है, ठीक है। अगर इस टाइप का सर्किट होगा तो देखिए, अगर मैं इसमें इसको अप्लाई करूँ तो इसमें अप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी दैट विल बी ई एफ एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स एस प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स एल प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स ए आर, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे, उनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि किसका एंगल क्या होता है, किसको क्यों क्या एंगल बोलते हैं, इस टाइप से। देखिए इसके पहले जो मैं आपको समझाया था उस टाइम पे मैंने आपको बेटा बताया था कि जो फील्ड ईएमएफ होता है, एमएमएफ किसको बोलते हैं, फ्लक्स किसको बोलते हैं, वोल्टेज किसको बोलते हैं, वोल्टेज और फ्लक्स दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है, फील्ड करंट, फील्ड एमएमएफ, फील्ड फ्लक्स, इन तीनों को अपन किस टाइप से दिखाते हैं, सब बातें मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको शायद इसके बारे में अगर कुछ आइडिया नहीं तो इसके पहले का जो वीडियो में हम लोग अपलोड कर चुके हैं गेट एकेडमी प्लस पे, आप डेफिनेटली आर्मेचर रिएक्शन वाला वीडियो देखिए कि जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे आर्मेचर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग अपन ने उसके फेजर डायग्राम ड्रॉ किए। तो उन फेजर डायग्राम्स को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें दिखा दी है, यहाँ पे मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आई होप कि शायद आप लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं जो रेफरेंस कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको एक रेफरेंस की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे जो रेफरेंस लेके चल रहा हूँ दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, वीटी को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, रेफरेंस वोल्टेज कंसिडर करूँगा और उसके करस्पॉन्डिंग मैं पूरा का पूरा ड्रॉ करूँगा फेजर डायग्राम, ठीक है। तो देखिए मेरा जो रेफरेंस वोल्टेज है दिस इज वीटी, दिस इज व्हाट टर्मिनल वोल्टेज वीटी, इस टाइप से, ठीक है। अब वीटी है आर्मेचर करंट कैसे आपके पास, हाँ
आर्मेचर करंट कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर वाला करंट है, IA नॉट 0 एंड IA फ्लाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बोलो, जो आर्मेचर करंट आएगी आपके पास डेट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज आएगी कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपके पास करंट आएगी डेट विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट आई है, इस टाइप से आने वाली है। बेटा बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके पास जो ये जो ड्रॉप आने वाला होगा IaRa, जिस ड्रॉप विल बी ऑफ IaRa का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इन फेज विद वोल्टेज होता है। और करंट का जिस डायरेक्शन होगा, करंट के इसी के ओरिएंटेशन में आपको उसको दिखाना होता है। अब करंट का ओरिएंटेशन और वोल्टेज का ओरिएंटेशन दोनों इन फेज है, तो डायरेक्ट इसके आगे मैं उसको ड्रॉ करके बता दूं IaRa को, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, दिस विल बी IaRa, दिस विल बी नथिंग बट IaRa, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरे पास क्या दिखाना होगा मुझे, दिस इज IaXL को मुझे ड्रॉ करना है। IaXL क्या करेगा, जो करंट है करंट को क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री से। और ऑब्वियसली अगर ये आपके पास करंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी J टाइम्स ऑफ IA मल्टीप्लाई बाय XL दैट विल बी व्हाट 90 डिग्री टू दिस वन। तो इसी के सीरीज में मैं उसको आगे दिखाऊंगा, इसी के इसमें इस टाइप से दिखाया मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट आएंगे, क्या है ना, IA टाइम्स ऑफ XL प्लस व्हाट IA टाइम्स ऑफ XAR। तो उसके जो दो अलग अलग कंपोनेंट है मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्या, यहाँ तक जो आएगा मेरे पास, दिस विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, इसको मैं बोलूँगा दिस विल बी इक्वल्स टू IA टाइम्स ऑफ XL, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो आएगा मेरे पास बचा हुआ, दिस विल बी IA टाइम्स ऑफ XAR, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है बेटा, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, देखिए क्योंकि मेरे पास VT था, VT प्लस IaRa प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ IaXL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ IaXR, अगर मेरे पास पूरे के पूरे आ गए थे दिस विल बिकॉज टू व्हाट EF के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो EF आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो गया, इस टाइप से आने वाला बेटा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए मैंने ER को क्या बताया था, ER इज द लीकेज इंपेडेंस के पीछे का तो वोल्टेज होगा दैट विल बी ER। तो देखिए अगर मैं ER के बारे में बात करूं तो दिस वोल्टेज प्लस दिस ड्रॉप दैट विल बी व्हाट ER को सपोज अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ER का वैल्यू बेसिकली क्या आने वाला है, ER इज इक्वल्स टू व्हाट, ER इज इक्वल्स टू VT एट एन एंगल 0 प्लस व्हाट IA टाइम्स ऑफ RA प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XL, इस टाइप से। दिस इज इक्वल्स टू VT एट एन एंगल 0 प्लस IA मल्टीप्लाई बाय व्हाट ZL, इस टाइप से। दिस इज नथिंग बट व्हाट ER, इसके बराबर। तो अपन देखते हैं कि अपन ER को कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हो भाई कि ER को अपन कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि देखिए ये आपके पास ER अगर दिखाना है तो मतलब जिस वोल्टेज प्लस IaRa प्लस व्हाट IA टाइम्स ऑफ XL, और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट ZL के वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, IA ZL की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे उसको दिखाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे उसको मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट EF है, ये क्या है EF है। तो अगर सपोज इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट ER के बारे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस विल बी ER, ठीक है, ER के बारे में ER आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूँ देखिए EF और VT IR है, मतलब EF और VT इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी नथिंग बट डेल एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा, डेल एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद EF और IA इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल जो बनेगा उसको बात करूंगा तो दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज फाई एंगल, क्या बोलते हो आप उसको, फाई एंगल बोलते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर सपोज मैं इसको डायरेक्टली अगर ऐसा भी बता देता, मैं अगर यहाँ पे उसको ऐसे भी बता देता, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं उसको सपोज अगर इस टाइप से भी जोड़ देता तो ये जो मेरे पास आता ना बेटा, इसको तुम क्या बोलते पता हो, यहाँ पे जो एंगल आता, सपोज अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
ऐसा कोई एक्चुअली ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इसके बारे में। दिस इज़ नथिंग बट IA टाइम्स ऑफ ZL, ऐसा भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके बात करूँगा किसकी, VT प्लस, आप थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रख के काम कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि गलती हो सकती है। इसके बात करूँ मैं VT प्लस वॉट दिस टाइम्स, ये वाला जो इम्पिडेंस है इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वाला जो इम्पिडेंस बनेगा आपके पास, ठीक है, तो उसको तुम क्या कह सकते हो, उसको तुम कह सकते हो IA टाइम्स ऑफ ZS। इस टाइप से, मतलब क्या एक्चुअली जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये इस टाइप से है। दिस इज VT, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट IA टाइम्स ऑफ ZS, और इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए किस टाइप से आ सकता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट IARA and this is nothing but what, this is nothing but IA times of what, XS, this is nothing but what, IA times of XS, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो अभी, ठीक है, तो चाहे तो मैं इसको ऐसा भी लिख दिया तो भी चलेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट IA टाइम्स ऑफ ZL, क्या IA टाइम्स ऑफ ZL, इस टाइप से आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपकी ये किस टाइप से आ रहा है, जो ऊपर मैंने दिखाया ना वही है। दिस इज व्हाट, दिस इज IA, इन दोनों के बीच में एंगल डेल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेट विल बी नथिंग बट व्हाट, साई बनेगा, क्या बनेगा, एंगल, साई एंगल बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनने वाला है। और अगर मैं देखिए यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ER बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ER बन जाएगा। इतना समझ में आ रही, जो बातें मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, उसकी वजह से मैंने उनको यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिखा दिया उनको, इसके लिए मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैंने पूरे के पूरा वोल्टेजेस दिखा रखे हैं, अब मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्सेस आने वाले सारे के सारे फ्लक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए बेटा, जब आप फ्लक्स की बात करते हो तो आपको इसके पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका कि फ्लक्स क्या होता है आपके पास, जिस क्वांटिटी, मतलब फ्लक्स और वोल्टेज दोनों के बीच में देखा जाए तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। और मतलब फ्लक्स का चेंज होने के बाद ही क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। और फ्लक्स का चेंज होना जो तुम बोलते हैं ना d∅dt, मतलब क्या 90 डिग्री से उसका फेज क्या करना, उसको चेंज करना है, या 90 डिग्री से उसका क्या होता है, उसका वैल्यू को फेज शिफ्ट कर देता है एक्चुअली देखा जाए तो फेज में, ठीक है। तो आपके पास जो EF है, EF को कौन प्रोड्यूस करेगा, EF विल बी प्रोड्यूस बाय व्हाट, ∅f, ठीक है। ∅f कहाँ से आएगा, FF से आएगा। FF कहाँ से आ जाएगा आपके पास, IF से आएगा, फील्ड करंट से आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए मैं उसको लेके आऊँगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ करंट आएगी मेरे पास या फ्लक्स आएगा, डेट विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट ∅f, इसके करस्पॉन्डिंग जो MMF आएगा दिस विल बी व्हाट, FF, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी डेट विल बी व्हाट, IF। इस टाइप से आने वाला बेटा सब कुछ, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आएगा तो मैं आगे इसका वाला, इसके करस्पॉन्डिंग जो ER के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ बातें होने वाली उसके बाद मैं अभी कर लेता हूँ। ER के करस्पॉन्डिंग कौन सा EMF आएगा आपके पास, ER के करस्पॉन्डिंग आएगा FR वगैरह आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग EMF बोला, एक्चुअली MMF आएगा, ठीक है। FR आएगा, ∅R आएगा और IR आएगा, ठीक है। उनकी बात अगर मैं करूँ तो देखिए ये अगर मेरे पास ER है, उसके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री आपको लगना चाहिए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार मैं उसको ड्रा करूँ तो आपको पता ही है, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डायग्राम ड्रा करने के लिए। दिस इज ∅R, दिस इज व्हाट FR एंड दिस इज व्हाट IR। IR नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि IR और IA दोनों फिर मतलब उसमें और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से दिखाओगे आप उसको, ∅R और FR दिखा दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात, जैसे मैंने इसके लिए दिखाया, किसके लिए, ER के लिए दिखाया, वैसे मैंने ∅R के लिए दिखाया। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूँ IR, IA से क्या मुझे मिलेगा, FA मिलेगा, FA से क्या मुझे मिलेगा, ∅A मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे इस टाइप से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ रहा भाई किसके लिए, फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर, उसके लिए रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए देखिए, इसमें कुछ एंगल्स है, उसके बारे में मैंने फिलहाल अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। सारे के सारे एंगल्स के बारे में मैं बताऊंगा, कौन सा एंगल किसके बीच का होता है और कौन किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे पता चलेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फेजर डायग्राम किसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है, दिस इज एट यूनिटी पावर फैक्टर पे उसका एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, एक्चुअली जो फ्लक्स आने वाला है किसका, आर्मेचर का फ्लक्स कह सकता हूँ मैं, जो FR का फ्लक्स होगा, ठीक है, उसका फ्लक्स
या फाई एफ जो होगा एफ एफ का फ्लक्स होगा उसका फ्लक्स, ये सारे के सारे फ्लक्सेस कैसे होते हैं, उसका 90 डिग्री होता है, या मैं कह सकता हूँ कि उसके करस्पॉन्डिंग जितने करंट्स होते हैं सारे के सारे करंट्स के इन फेस कंपोनेंट होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स अपने ड्रॉ किए और देखे भी कि कौन कौन सा एंगल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो मेरे पास जो डेल है, डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया तो सेम मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, डेल, उसके बाद साई, उसके बाद फाई, ठीक है, इस टाइप से। तो जो डेल होगा आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लोड एंगल। मैं इसके पहले भी आपको डायरेक्टली उसके इसमें दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था मैंने उसको, लोड एंगल वहाँ पे दिखाया था मैंने उसके इक्विवेलेंट सर्किट में, आपको लोड एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो लोड एंगल, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट लोड एंगल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर एंगल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पावर एंगल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, टॉर्क एंगल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, टॉर्क एंगल, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रहेगा साई, तो साई क्या रिप्रेजेंट करेगा, साई इज द इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, साई थॉट इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अब मैं इसकी बात करूं जनरेटर की, तो जनरेटर में मतलब जो अल्टरनेटर है इसमें जो भी पैरामीटर्स है, दिस इज द व्हाट एक्सटर्नल पैरामीटर, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट टर्मिनल पैरामीटर। एक्सटर्नली जो आपके पास अवेलेबल है उसको तुम बोलोगे एक्सटर्नल पैरामीटर। अब इंटरनल पैरामीटर है, क्या है इंटरनल पैरामीटर, मतलब क्या है, इनसाइड मतलब कह सकता हूँ कि इंटरनली जनरेटेड, तुम ऐसा भी बोल सकते हो इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज, इसका ऐसा भी बोला जा सकता है, ईजी भी बोलते हैं कुछ टाइम पे, जब पावर सिस्टम पढ़ोगे उस टाइम पे उसको ईजी बोलोगे कुछ लोग, अब बोलते भी, जब आप फॉल्ट एनालिसिस करोगे तो उसमें बोलेगा कि जनरेटेड ईएमएफ सो एंड सो, ठीक है, इस टाइप से। और उसमें से आने वाली करंट है, तो दिस करंट इन दिस ईएफ, दिस आर व्हाट इंटरनल पैरामीटर्स, दिस आर व्हाट इंटरनल पैरामीटर्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं बात करने वाला हूँ कि इंटरनल पैरामीटर मतलब क्या, इंटरनल वोल्टेज और इंटरनल करंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल पावर एंगल, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है।